नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबल स्टेट होती है, ठीक है ना, जहां पे उस पर इक्वल फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है ना। तो ए पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन इट इज जीरो। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहे कितने भी फोर्सेज लगे हैं, जैसे यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इस वाली कंडीशन में देखिए 3 फोर्स लग रहे हैं, तो आप कितने भी फोर्स लगा दो, लेकिन उन फोर्सेस की वजह से ना तो उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है, ना ही उसकी साइज चेंज हो रही है, और ना ही उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब उन फोर्सेस का कोई मतलब बैठा नहीं, ठीक है ना। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका जो असर है वो हमें देखने को ही नहीं मिला। तो देखिए, ये मान लीजिए F1 की डायरेक्शन है और ये F2 की डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं। और अगर इनकी मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दी जाए, ठीक है ना, तो ये देखिए F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको माइनस के साथ ले लेंगे। तो अगर उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो F1 प्लस F2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और F1 F2 क्या होता है, सम ऑफ फोर्सेज। तो सम ऑफ फोर्सेज को हम बोल सकते हैं नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स किसके बराबर हो गया, 0, क्योंकि रिजल्टेंट क्या हुआ हमारा, 0 आ गया। इस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर देखिए 3 साइड से फोर्स लग रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्यों? F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 है, ये तीनों फोर्सेज इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल द 3 फोर्सेज इज 0। तो in general, if n number of forces acting on a body and the body is said to be in equilibrium, then we can say that F1 plus F2 plus F3 so on will be taken as 0। यानी कि अगर n number of forces हैं और सभी के सभी forces जो हैं इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन सभी forces का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेसिकली होते क्या हैं, द फोर्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट्स। मतलब द फोर्सेस दैट रिजल्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कि कोई भी 2 बॉडी जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में आती हैं एक दूसरे के, उस दौरान जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और ये काफ़ी टाइप का होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि ये भी 2 ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में लगता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका सरफेस और ये प्लेन है, ठीक है ना, इसके सरफेस, तो ये जो 2 सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहाँ लगता है ये, ठीक है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है, अपोजिट फोर्स होता है ये। जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट को इस साइड में हम स्लाइड करेंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसके, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जितना सरफेस जितना रफ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्लाइड करने में उतना ही ज़्यादा जोर आएगा, ठीक है ना। तो एक तो वो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। एक होता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, जैसे मान लीजिए आप किसी चेयर के ऊपर बैठते हो, कोई लकड़ी की वुडन चेयर, आप उस पर बैठते हो, तो आपके बैठने के बाद वो चेयर नीचे बैठ जाती है क्या? नहीं ना, चेयर की जो हाइट है वो उतनी रहती है, लेकिन आपने तो उस पर कुछ फोर्स तो डाला है ना। आप जब चेयर पे बैठते हो तो आप एक फोर्स तो उस पर अप्लाई करते हो। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हो, mg, मतलब एक तो आपका मास और मल्टीप्लाई बाय g, क्योंकि ग्रेविटी लगती है, क्योंकि फोर्स यही तो होता है, फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। तो m तो हो गया मास, और a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा g a की जगह, तो फोर्स mg हो गया। तो mg फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है इस फोर्स को, नॉर्मल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चेयर पे बैठे हो, ठीक है ना, ये सरफेस है, आप इसके ऊपर बैठे हो, तो आप एक फोर्स उस पर अप्लाई करोगे, ठीक है ना। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। m क्या है आपका मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ उसको खींचेगा। क्लियर है? तो ये फोर्स आपने लगाया। अब
लेकिन आप नीचे जाते हो क्या? नहीं जाते। ये टेबल का जो ये जो चेयर का जो प्लैंक है ये वहीं रहता है, ये इसकी चेयर की हाइट उतनी रहती है, ये तो नीचे जाती नहीं है। इसका मतलब चेयर भी जो है आपको एक इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाती है, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाती है। किस तरफ लगाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है वो, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाती है, और तभी तो ये बैलेंस हो पाता है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स होता है। और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होती है? एम जी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी एम जी के बराबर ही होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो डायरेक्शन अलग है, तो आप डायरेक्शन को अगर दिखाना चाहो तो आप माइनस के साथ इसको लगा सकते हो, भाई अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और माइनस वैसे भी सही बैठता है, क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या आ जाएगी? माइनस जी आएगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो ऊपर की तरफ माइनस जी, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स होता है, यानी कि टेबल की हाइट जो है या चेयर की जो हाइट है वो वही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? उतने ही अमाउंट का एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और इसको किसी किसी बुक में कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे इसको कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही क्या है? नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, तो वहां से कैपिटल वर्ड आर ले लिया इन्होंने नॉर्मल रिएक्शन के लिए, अदरवाइज ये नॉर्मल फोर्स एन, ठीक है ना। ऐसी टेंशन फोर्स आता है। टेंशन फोर्स क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी हुक से कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई हुक है और इससे ये रस्सी बंधी हुई है, ठीक है ना, और इस रस्सी के ऊपर कोई बंदर चढ़ रहा है, तो बंदर जब ऊपर चढ़ेगा तो इसका मतलब उसको खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? उस रस्सी को खींचेगा, क्योंकि रस्सी को जितना वो नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा उतना ही वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यही तरीका लगता है, ठीक है ना। तो रस्सी नीचे आती है कि एक्चुअल में नहीं आती है। इसका मतलब रस्सी को जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है तो रस्सी अपने आप को क्या करती है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही होती है, ठीक है ना। ये क्योंकि उसने जो फोर्स लगाया डाउनवर्ड, लेकिन रस्सी ने उतना ही फोर्स लगाया अपवर्ड, ठीक है ना। तो एक तरीके से तनाव पैदा हो जाता है इस रस्सी के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंशन, ठीक है ना। तो एक खिंचाव आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ है। और एक लिमिट होती है, हर एक रस्सी की अपनी एक लिमिट है कि वो कितना वजन झेल सकती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी रस्सी के ऊपर कोई पतली सी रस्सी और उसके ऊपर 100 बंदर एक साथ चढ़ने की कोशिश करें, तो वहाँ पे क्या होगी? उसकी टेंशन, एक लिमिट होती है टेंशन की, तो उसकी टेंशन लिमिट से अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो फिर उस केस में क्या हो जाएगी? रस्सी आपकी टूट जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब एक जो खिंचाव आता है, तो ये फोर्स भी क्या है? नॉर्मल फोर्स होता है एक तरीके से, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो एक फोर्स ये आता है, तो इसमें भी दो सरफेसेस के कांटेक्ट में बनता है ये। ऐसे स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या करता है कि कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है ना, तो जब आप उसको खींचते हो, किसी भी स्प्रिंग को, जैसे यहाँ पे वुडन प्लैंक के साथ ये हुक के साथ अटैच्ड है और आप इसको खींच रहे हो, इसको लंबा कर रहे हो आप खींच के, तो क्या कर रहे हो? जब आप इसको खींचते हो तो आपको कुछ फोर्स महसूस होता है। कैसा फोर्स महसूस होता है? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आपको महसूस होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इस तरीके से खींच रहे हो और एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स महसूस होगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये फोर्स हटा दोगे, ये वापस क्या हो जाएगा? स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि कोई ना कोई फोर्स था जो इसको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले गया, ठीक है ना। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये भी दो सर्फेसेस के कॉन्टैक्ट में बनता है। तो इस तरह के ये सारे क्या हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। क्लियर है? components of contact force normal to the surfaces in contact are called normal reaction या फिर normal force, N और R से हम डिनोट कर सकते हैं। component parallel to the surface in contact is called friction। तो फ्रिक्शनल फोर्स, तो अलग अलग डेफिनेशन है देखिए इन सब की, ठीक है। तो जो आपको अच्छी लगे आप वो लिख सकते हो। ऐसे हम फ्रिक्शन को देखिए, हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रिक्शन होती क्या है बेसिकली।